हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं बच्चों दृष्टि सीरीज के बिजनेस लॉस के पहले सेशन में। जी हां, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं जो कि मंथन बैच से पढ़ रहे हैं, या अगर आप हमारे फ्री स्टूडेंट भी हैं जो कि चाणक्य नीति बैच से पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए दृष्टि सीरीज जरूर 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 वैल्यू ऐड करने वाली है। ठीक है, जब मैं बात करता हूं दोस्तों पहले टॉपिक की आज की, तो आज का पहला टॉपिक जो मैंने दृष्टि सीरीज में चुना है और वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे बिजनेस लॉज में, सर हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू राइट आंसर्स इन बिजनेस लॉस एग्जामिनेशन। सर बिजनेस लॉस के एग्जाम में हम अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करें, कैसे शो करें, ये बहुत ही सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है। वैसे तो हमने जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैच जब चल रही है तो बैच के अंदर ही राइटिंग प्रैक्टिस होती है, और जो हमारे फ्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूट्यूब पर सीरीज अवेलेबल है कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, जिसमें मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस को, एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को अपने इन्हीं हाथों से सॉल्व करके दिखाया हुआ है। बट फिर भी आज इस मुद्दे पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहां पर बच्चों मैं 4 कैटेगरी के सवाल लेकर आया हूं। एक एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एग्जांपल एक्सप्लेन द फीचर्स या एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, 7 मार्क्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन पूछे जाते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, 3 मार्क्स, तो डिफरेंस बिटवीन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा आता है बच्चों केस स्टडी क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पूरे की पूरी केस बना कर दिया जाता है और लास्ट में एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि ये सही है, गलत है, क्या है, वैसा पूछा जाता है। और उसके बाद बेटा कुछ केस स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे कि एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा ज्वाइंट प्रोमिसर्स का, उसमें कैलकुलेशन लगती है। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का, उसमें कैलकुलेशन लगती है। होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन लगती है। एसोसिएट कंपनी के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन लगती है। तो जहां पर गवर्नमेंट कंपनी के क्वेश्चन में कैलकुलेशन लगती है, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करना है, ये हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। अब एक बच्चा नीचे कमेंट में आकर लिखेगा कि सर ये वीडियो भी मैंने 2x पर देख लिया। अरे तो हमें क्यों बता रहा है भाई तू, हम सबको पता है कि तूने 2x पर देखा है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज, इसका आंसर हमें कैसे स्टार्ट करना है। सर क्या हमें ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है या हमें ये पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना होता है। तो बेटा आपको ये आंसर्स जो हैं वो पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखने होते हैं। देखो आईसीआई ने आपको नहीं कहा है, आईसीआई कह रहा है पैराग्राफ में लिख लो, पॉइंट में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि भैया पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखने से जो चेक करने वाला होता है उसे आसानी मिलती है चेक करने के लिए। तो आपको पॉइंट वाइज फॉर्म के अंदर बच्चों ये लिखना होता है। पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो सामने वाले के पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो कहेगा भाई इतना बड़ा पैराग्राफ है कौन रीड करे। दूसरा बेटा पॉइंट वाइज फॉर्म में तो लिखना ही है, साथ में आपने जो आईसीआई मॉड्यूल के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज करे होंगे दोस्तों, उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। देखो ये मैंडेटरी नहीं है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ही करना है, बट इससे अगेन चेकर को चेक करने में बड़ी आसानी होती है। जब उसे कीवर्ड्स एकदम अंडरलाइन करे मिल जाते हैं तो वो टक 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 करेक्ट करके नंबर देता चला जाता है। तो पॉइंट वाइज लिखना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है सर अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो कितना लिखेंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो कितने पेज भरेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन कितने पेज भरे, 6 मार्क का क्वेश्चन कितने पेज भरे, 7 मार्क का। सर मुझे यही नहीं समझ आता कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है और 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है। तो मेरे बच्चा आईसीआई की तरफ से इस पे कोई गाइडलाइंस नहीं है
कि कितने मार्क्स के लिए कितना पेज भरना है। जो मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है जो भी हमसे सवाल पूछा गया है उसके सभी पॉइंट्स को हमें कवर करना चाहिए, भले ही वो कितने भी मार्क्स का आया, मेजॉरिटी पॉइंट्स को हमें कवर कर देना चाहिए। एग्जाम्पल्स उस पॉइंट के अंदर लिखने हैं या नहीं लिखने हैं दोस्तों, वो आप डिसाइड कर सकते हो। मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3-4 मार्क का, तो आप कहोगे यार एग्जाम्पल्स क्या लिखने, इतने सारी हेडिंग्स हैं। लेकिन अगर वहीं 7 मार्क का क्वेश्चन है तो विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा हर पॉइंट के नीचे एक एक एग्जांपल्स भी दे दें, ताकि और अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाए। तो एज सच इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, बट आपको जो पॉइंटर्स हैं वो सारे कवर करने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने मार्क्स का आया है। उसके अंदर एग्जाम्पल देने हैं या नहीं देने हैं वो आप टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि उस टाइम, उस क्वेश्चन के लिए रिस्पेक्टिव टाइम कितना मिला। बिकॉज 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए कम टाइम मिलता है और 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। आई होप ये सभी बातें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन की क्लियर हो गई होंगी। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन। सेकंड कैटेगरी कौन सा आता है? डिफरेंस बिटवीन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों को इसमें आता है वो ये आता है, सर क्या एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं, करके जाऊं या छोड़ जाऊं? बेटा बिल्कुल आते हैं। आप ये मान के चले एग्जाम में कम से कम 1 या 2 डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन आपको लॉ के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर आते हैं, छोड़ना नहीं है। दूसरा सवाल आता है, सर हमें इसे पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है या हमें इसे टेबल फॉर्म में लिखना है? ये एक बच्चे का सवाल आता है, सर पॉइंट वाइज फॉर्म में हमें आंसर प्रेजेंट करना चाहिए या टेबल वाइज, टेबल फॉर्मेट बना के करना चाहिए? तो बेटा इंस्टीट्यूट ने अपने जो 99% जो डिफरेंस बिटवीन दिए हैं वो टेबल फॉर्मेट में दिए हैं, तो हम टेबल फॉर्मेट फॉलो करेंगे। लेकिन किताब के अंदर कुछ ऐसे भी डिफरेंसेस हैं जो पॉइंट वाइज फॉर्म में दिए हैं। जैसे सर बताइए कौन कौन से डिफरेंसेस पॉइंट वाइज फॉर्म में दिए हुए हैं? सबसे पहला डिफरेंस जो पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, नोवेशन एंड अल्टरेशन का। तो क्योंकि ये किताब में पॉइंट वाइज फॉर्म में है, हम भी पॉइंट वाइज में देंगे। ठीक है, हम भी पॉइंट वाइज में देंगे नोवेशन और अल्टरेशन का। उसके बाद आप ये पढ़ेंगे आगे जाकर डिफरेंस बिटवीन में राइट ऑफ लीन वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये वाला भी आपको किताब के अंदर पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम भी पॉइंट वाइज फॉर्म में ही लिखेंगे। फिर एक और दिया है एमओए वर्सेस एओए। तो ज्यादा नहीं है जो पॉइंट वाइज फॉर्म में दिए हुए हैं, बट जो पॉइंट वाइज फॉर्म में मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो पॉइंट वाइज फॉर्म में कर देंगे। बट 99% केसेस में टेबल फॉर्मेट में हमें करना है। अब एक और क्वेश्चन आता है बच्चे का कि सर अगर टेबल फॉर्मेट में आता है तो 3 कॉलम होते हैं। एक होता है बेसिस, बेसिस के बाजू में जिन दोनों का डिफरेंस, आइटम 1 जिसका डिफरेंस बता रहे हैं और आइटम 2, करेक्ट। तो बच्चे का सवाल यह आता है, सर बेसिस वाला कॉलम बनाना है या नहीं बनाना है, या इसे स्किप कर दे तो चलेगा? बेटा मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि हम लोगों को बेसिस वाला कॉलम भी एग्जाम में सॉल्यूशन में बनाकर आना है। अगर आपको बेसिस के सारे हेडिंग्स याद नहीं है तो आप बेसिस कॉलम को स्किप कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल सजेशन है सारी हेडिंग्स याद करके बेसिस आप लिखकर आइएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपका ये वाला आंसर भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट टाइप आता है मेरे बच्चा केस स्टडी क्वेश्चन। कौन सा आता है दोस्तों? केस स्टडी क्वेश्चन। जी हां, केस स्टडी क्वेश्चंस। तो केस स्टडी क्वेश्चंस में बच्चों आईसीआई की तरफ से कोई फॉर्मेट गिवन नहीं है, कोई भी फॉर्मेट गिवन नहीं है। बट अगर आपने किसी और टीचर्स की वीडियो देखी होगी या मेरी वीडियो देखी होगी तो हम लोग हमेशा क्या सजेस्ट करते हैं, फॉलो द फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में एक ऑप्शन तो आपके पास ये है प्रोविजंस,
फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। ये 4 हेडिंग में आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। बट अगर आप ये 4 हेडिंग्स एग्जाम में फॉलो करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और टाइम लगने की वजह से आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने इसका शॉर्टर वर्जन आपको बताया है जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी और आप एग्जाम में पूरा भी कर पाएंगे। जिसमें आपकी पहली हेडिंग आएगी प्रोविजन, यानी लॉ में लिखी हुई बातें आप लिखेंगे। उसके बाद आपकी एक हेडिंग आएगी एनालिसिस एंड कंक्लूजन। बस इन 2 हेडिंग्स में हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, प्रोविजन और एनालिसिस एंड कंक्लूजन, और हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। और फैक्ट्स सर हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या? बेटा नॉर्मली बेटा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना वो एनालिसिस वाली हेडिंग में कवर हो जाते हैं, तो उसकी डुप्लीकेसी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए फैक्ट्स वाली हेडिंग को डिलीट कर दिया गया है। बिकॉज हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एनालिसिस हेडिंग में कवर कर देंगे। तो आपको जो एग्जाम में कवर करनी है, जो फॉलो करनी चाहिए, वो ये वाली करनी चाहिए, प्रोविजंस, फिर लॉ की बातें लिखो, फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन की हेडिंग लिखो, थोड़ा सा एनालिसिस लिखो और लास्ट लाइन में कंक्लूजन लिख दो, जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है दोस्तों, जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्या हमें सर सभी क्वेश्चन आंसर में हेडिंग लिखना जरूरी है? ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है जो टॉप भी करे हैं, उनसे भी बात करी है। वो कहते हैं कि वो शुरू के जो केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम कम करने लगता है तो वो फॉर्मेट को इग्नोर कर देते हैं और आंसर लिखना चालू कर देते हैं, मतलब हेडिंग वेडिंग इतनी नहीं लिखते हैं। तो उससे काम हो जाता है, बिकॉज हमारा इंप्रेशन एग्जामिनर के पास शुरू क्वेश्चन में बन चुका होता है, तो हमारा काम बच्चों पूरा हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट दोस्तों केस स्टडी क्वेश्चंस के बाद आता है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जहां पर हमें कैलकुलेशन करनी होती है बच्चों, कैलकुलेशन। ठीक है, अगेन बेटा ये केस स्टडी का ही एक टाइप है। कुछ ही टॉपिक है लॉ में जहां पर कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, और इसलिए मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप अपना कैलकुलेटर, भले ही लॉ का एग्जाम क्यों नहीं है, आप लेकर जाए, बिकॉज हो सकता है कि कोई ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आ जाए जिसमें आपको कैलकुलेटर की, वो आपको लेकर जाना चाहिए, चाहे लॉ का ही पेपर क्यों ना हो, लेकर जाना चाहिए। अब यहां पर भी बेटा हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन लिखेंगे। ठीक है, यहां पर भी हम एनालिसिस लिखेंगे एंड कंक्लूजन लिखेंगे, यानी सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर हम एक हेडिंग डाल देंगे इसी के अंदर, कैलकुलेशन, जिसमें हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन लिख देंगे, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेटर पे नहीं करना है, कैलकुलेशन हमें कॉपी में भी लिख के दिखाना है कि एग्जैक्टली वो कैसे अमाउंट आया, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, और वो जब हम लिखते हैं तो हमें ज्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं करनी है, हमें आंसर शीट पर भी कुछ कैलकुलेशंस लिखने पड़ेंगे, चाहे वो फिर होल्डिंग सब्सिडरी के हों, चाहे वो ज्वाइंट प्रोमिसर के हों, चाहे वो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के हो, गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आए दोस्तों तो आपको ये करना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो ये अलग से हेडिंग नहीं है, एनालिसिस का ही पार्ट बनेगी, लेकिन कैलकुलेशन का अलग से डाल के इसी के अंदर अलग से लिखकर एक पॉइंट में कैलकुलेशन अलग से जरूर शो कर देना। ठीक है, आई होप यहां पर आपके जो मेजॉरिटी डाउट्स थे दोस्तों, हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ एग्जाम, क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी कब आएगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा आंसर्स लिखोगे। मैं सभी बच्चों से हमेशा कहता हूं, और आज भी इस वीडियो के माध्यम में से जो मुझे देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि मिनिमम डेली एक क्वेश्चन जरूर लिखकर देखें, चाहे तो 2 लिखकर देखें, लेकिन मिनिमम एक तो लिखना ही लिखना है। एक चाहो तो केस स्टडी कर लो, एक डायरेक्ट कर लो, हमने आपको ई बुक भी प्रोवाइड करी हुई है, तो आप उससे अगर क्वेश्चन आंसर की रोज प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपकी लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होती चली जाएगी। आंसर तो बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं, बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं, लेकिन क्वालिटी आंसर जो होते हैं वो बहुत ही कम लोग लिख पाते हैं। एक और छोटा सा सवाल जो बच्चों के मन में आता है आंसर राइटिंग को लेकर कि सर अगर मैं पूरा ओन लैंग्वेज में लिखूं क्योंकि मुझे किताब का याद नहीं रहता, तो क्या मैं पास हो सकता हूं? तो मेरा आंसर रहेगा बेटा नो, हमें मिक्स लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है
आईसीआई के मॉड्यूल के कीवर्ड्स प्लस अपनी लैंग्वेज। अगर हम सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, तो वो अपने आप में ही फेल होने के कगार पे आप पहुंच जाओगे। आई होप आपके सभी सवालों के आंसर इसमें मिल चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी है यूट्यूब के ऊपर दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, विश्वास सीए के चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, राइटिंग प्रैक्टिस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग चैप्टर्स की मैंने कराई हुई है। आपके जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुए हैं उन चैप्टर्स की आप लोग अगर राइटिंग प्रैक्टिस उससे करेंगे तो वो ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। चलिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दृष्टि के।